नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 साल पूर्व सिकोला बस्ती में छोटे भाई बसंत यादव ने मामूली विवाद पर बड़े भाई भाभी के ऊपर टंगिया से किया वार। घटनास्थल पर बड़े भाई की हुई मृत्यु, आरोपी को दिया गया आजीवन कारावास। सावन के आखिरी सोमवार को शहर के शिवालयों में किया गया भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। बिहार से आए 2 विधायकों ने की पूजा अर्चना। नेहरू नगर चौक पर शहीद स्मारक की खूबसूरती अब होगी देखने लायक। साथ ही दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आगमन की झलकियां भी देख सकेंगे लोग। मिश्रित उर्वरक निर्माण फैक्ट्री मेसर सुहाने एग्रो इंडिया लिमिटेड का दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर किया गया औचक निरीक्षण। ग्रैंड न्यूज में खबरें विस्तार से। इस साल के अंत तक छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है। इसके तहत सावन सोमवार के आखिरी सोमवार को मंदिर में बोलबम समिति के द्वारा रुद्राभिषेक किया गया। बिहार के 2 विधायक इसमें शामिल हैं। विधायकों ने पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ में फिर एक बार सत्ता में कब्जा होने के लिए कामना की। सावन के आखिरी सोमवार में सेक्टर 7 स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में बोलबम समिति के द्वारा 151 किलो दूध से भोलेनाथ का भव्य रुद्राभिषेक किया गया। इस आयोजन में बिहार से आए चटपटिया विधानसभा विधायक उमाकांत सिंह और मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने पूजा अर्चना में पहुंचे। वहीं उन्होंने पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ में भाजपा की फिर एक बार सरकार बनाने को लेकर कामना की। वहीं 7 दिनों में दुर्ग जिले में बिहार के 6 विधायक दुर्ग जिले के प्रवास में है। हर विधायक हर विधानसभा में जाकर सर्वे कर रहे हैं और विधानसभा स्तर पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि फिर एक बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने को लेकर लोग तैयार हो चुके हैं। पिछले बार जो नाराजगी आ गई थी, इसी के चलते कांग्रेस जीत गई। अब लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी विकास नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ एक सुशील प्रांत है। आज उसकी छवि पर राज्य सरकार द्वारा डूबने का कार्य किया है। ईडी छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से दौड़ रही है, ये कहीं न कहीं प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बार भाजपा की सरकार बनाकर ही रहेंगे। बोलबम समिति द्वारा सावन के इस पर्व में लगातार हर सोमवार को अलग अलग मंदिरों में, चाहे खुर्सी पार्क कैंप हो, सुपेला हो, चाहे सेक्टर हो, सेक्टर 4 का मंदिर हो, और उसके बाद हुड़को, अब सेक्टर 6 का HSL कॉलोनी है। तो यहाँ बाबा देवदेव महादेव विराजे हुए हैं। तो आज यहाँ रुद्रा महाभिषेक 108 किलो दूध द्वारा हुआ, 51 किलो लड्डू का महाभोग लगा गया, और साथ में महाप्रसाद हलवा, पूड़ी, सब्जी, चावल वगैरह का जो शाम देर तक हजारों की संख्या में बना है, जो लोगों को मिलेगा। भक्ति का भाव है, देवादेव महादेव धरती पे आए हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, और भक्ति भाव के साथ इस सावन का पर्व है, इसलिए सबको शुभकामना है, सबको बधाइयाँ हैं। भिलाई में हमारी राष्ट्रीय टीम ने 90 विधानसभाओं में 90 विधायकों को अलग अलग राज्यों से राष्ट्रीय टीम ने यहाँ भेजा, और पूरे हम लोग छत्तीसगढ़ का अलग अलग विधानसभाओं में दौरा कर रहे हैं, और रोज़ 5 से 10 कार्यक्रम हम लोग रोज़ कर रहे हैं। और भिलाई की जनता ने मन बना लिया, एक बार गलती हुई, उस अफसोस कर रहे हैं कि हमारे देश के नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और रमन सिंह जी ने, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, अटल जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 15 साल में सारा विकास हुआ, और ये 4.5 साल 5 साल में छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हुआ। रेवड़ी बांट के ये लोग वोट लेने वाले हैं, पूरा जीवन भर ये लोग यही किए हैं। इनको न देश के विकास से मतलब है, और न कांग्रेस वालों को देश से मतलब है, न राज्य के विकास से मतलब है, न जनता के विकास से मतलब है। सिर्फ ये लोग कैसे वोट लेगा, इधर उधर दंगा फसाद करके ये लोग वोट लेने वाले हैं। और 60 साल 65 साल लगभग सत्ता में रहे, और देश की क्या स्थिति थी, आज देश की क्या स्थिति है कि पूरे देश दुनिया में नरेंद्र मोदी का एकदम विश्व में पूरा चर्चा का विषय है। ये भारत का प्रधानमंत्री जहाँ जा रहे हैं तहाँ वहाँ के संसद भवनों में जाकर के संबोधन करते हैं, और वहाँ के जब विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर आकर के नतमस्तक हो करके उनका स्वागत करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यति। 21 सीट का हमारे यहाँ हो चुका है, और समय आने के पहले धीरे धीरे सब सीट का प्रदेश कार्य समिति और केंद्रीय टीम मिल करके करेगी। और यहाँ छत्तीसगढ़ के जनता ने मन बना लिया कि दोबारा गलती हम लोग नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत दे करके छत्तीसगढ़ में हम लोग
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं बिहार से चलकर यहाँ प्रवास के लिए प्रवासी विधायक के रूप में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो पार्टी की गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं जो अभी हमने भाग लिया, वो भी इस गतिविधियों में शामिल है। मंदिर, शिवालय, देवालय, वहाँ जाकर पुजारियों से समर्थन जुटाना, वहाँ भक्तों से समर्थन जुटाना। वहाँ आज हमारे यहाँ आदरणीय दया सिंह जी जो उपनेता हैं निगम पार्षद के, उन्होंने यहाँ रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा और बड़ी संख्या में इस कॉलोनी के और इसके आसपास के लोग और हमारे कार्यकर्ता सब यहाँ इकट्ठे होकर हम सब सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक इनके नेतृत्व में हम लोगों ने किया है और ये बड़ा ही सराहनीय काम इनके द्वारा की गई है। और धर्म की शिक्षा और भारत कैसे आगे बढ़े इसके संकल्पना के साथ हम सब ने आज अंतिम सोमवार को, जो आज सिद्ध योग का दिन है, इस दिन भारत माता को परम वैभव के शिखर तक ले जाने के लिए, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ हम सब ने रुद्राभिषेक किया है। और वैशाली नगर तो हॉट सीट है, वो हम चुनाव जीतेंगे और कितने अधिक मतों से जीतेंगे ये अब केवल प्रत्याशी आने के बाद निर्णय हो सकेगा। कविता कुमारी कौन है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन माहौल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कमल निशान देकर भेजेगी वो भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीत कर जाएगा। यहाँ के लोग किसी अन्य बातों में न उलझकर वो सीधा जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर हैं यहाँ। और मैंने उनके जनमानस को टटोल कर आज 7 दिनों तक देखा है। कल 8वां दिन का प्रवास मेरा समाप्त जब होगा तब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और इतने दिनों में ये पता चल गया है यहाँ का नॉर्म्स, क्योंकि मैं भी अपने बिहार में 7 बार चुनाव विधानसभा का लड़ चुका हूँ, दर्जनों चुनाव का मैं प्रभारी रहा हूँ, इसलिए जनता का नब्ज जानने आता है। और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारी मतों से वैशाली नगर तो हम जीतेंगे ही। इस बार छत्तीसगढ़ में भी जो आपको सीन दिख रहा है लगातार बढ़ते हुए, ये बढ़त 55 के पार जाकर रुकेगा, इधर रुकने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी सरकार छत्तीसगढ़ में भी बनाएगी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चांद पर पहला अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, उसके कारण दुनिया भर में एक वातावरण भारत के प्रति बना है। भारत दुनिया का विश्व गुरु भी बनकर रहेगा। हम जो 15 साल तक यहाँ सत्ता में रहे, उसके कारण हमारा जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उसको उन दिनों हमारे नेताओं ने ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं कर सका और उसका नतीजा हुआ कि कार्यकर्ता हमारे शिथिल हो गए, जिसके कारण हम चुनाव हारे थे। हम मतों से चुनाव नहीं हारे थे। अगर हमारे कार्यकर्ता तनकर बूथों पर खड़े हो जाते तो उस समय भी हम 15 नहीं 55 सीट जीतते। लेकिन हमारे कार्यकर्ता का कहीं न कहीं मनोबल टूटा हुआ था। आज एक बार 4.5 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार जो कभी मनमोहन सिंह जी की सरकार में केंद्र में हुआ करता था कि एक मंत्री जेल जाते थे, दूसरे बाहर आते थे, आज वो स्थिति यहाँ कोयला घोटाला से लेकर शराब घोटाला और चावल घोटाला से लेकर गोबर घोटाला तक जो करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने की है। और जनता को जो छला है उसका बदला जनता उनसे लेगी। उनको बहुत भरोसा है ट्राइबल पर, तो ट्राइबल में भी हम दिखा देंगे उनको अपनी उनकी चुनौती हम वहाँ भी स्वीकार करते हैं। और जब छत्तीसगढ़ जीतेंगे भैया तो बिहार तो जितना ही है। चूँकि बिहार में इतने दिनों तक हम जिताने का काम किए और दूसरे को नेता बनाने का काम किए, इसलिए आज तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी स्वयं नहीं आ सकी। आज हम वहाँ संघर्ष किया है और वहाँ भी एक लाठीचार्ज के बाद 5 से अधिक लोकसभा की सीटों में परिवर्तन नज़र आया है। दूसरी बार जब वो हम पर लाठी चलाएंगे, हम उनके मुद्दे उठाएंगे और वो लाठी चलाएंगे, बिहार में अपनी सरकार हमारी बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। अब नीतीश कुमार की साख
समाप्त हो चुकी है बिहार से। वो जो तीसरा ध्रुव बना हुआ था, वो तीसरा ध्रुव इस बार टूट जाएगा। आमने सामने की लड़ाई होगी, और जब आमने सामने शत्रु होगा तो भाजपा के सामने टिक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नेहरू नगर चौक के किनारे शहीद स्मारक की खूबसूरती अब देखने लायक होगी। यहाँ न सिर्फ प्रदेश की पहली ओपन घड़ी लगने जा रही है, बल्कि चौक के दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भिलाई आगमन की झलकियां भी लोग देख सकेंगे। दरअसल चौक के सौंदर्यीकरण के दौरान निगम कमिश्नर रोहित व्यास ने यहाँ मदनवाला के शहीदों के स्मारक के साथ ही 50 फीट ऊंचे तिरंगे और ओपन क्लॉक लगाने की प्लानिंग की थी। आज चौक सौंदर्यीकरण का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं चौक के दूसरी ओर नेहरू जी की प्रतिमा के साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भिलाई आगमन की झलकियों को भी राहगीर देख सकेंगे। निगम प्रशासन की माने तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी भिलाई के दौरे के दौरान अगर उनसे समय मिल जाएगा तो कल इसका लोकार्पण भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। लगभग 2 साल पूर्व दुर्ग के सिकोला बस्ती में छोटे भाई बसंत यादव ने मामूली विवाद पर अपने बड़े भाई धनराज यादव और अपनी भाभी गीता यादव को टंगिए से मार दिया था, जिससे घटना स्थल पर ही धनराज यादव की मृत्यु हो गई। जिला लोक अभियोजक बाल मुकुंद चंद्राकर ने इस पूरे प्रकरण के बारे में बताया कि सिकोला बस्ती में अपने घर पर गीता यादव अपने पति धनराज यादव के साथ टीवी देख रही थी। बाहर रूम में देवर बसंत यादव ब्लूटूथ से आवाज कनेक्ट कर तेज आवाज में गाना सुन रहा था। आवाज कम करने की बात को लेकर दोनों भाइयों में वाद विवाद हुआ। उसके बाद तैश में आकर छोटे भाई बसंत यादव ने अपने बड़े भाई धनराज यादव और भाभी गीता यादव पर टंगिए से वार किया, जिसकी वजह से मौके पर ही धनराज यादव की मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दुर्ग जिला न्यायाधीश नीता यादव की कोर्ट ने अभियुक्त बसंत यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 1000 रुपए अर्थदंड लगाया है। ये 15 अगस्त 2020 की घटना है। सिकोला बस्ती में आरोपी बसंत यादव ने अपने भाई धनराज यादव की टंगियां मारकर हत्या की थी, और इस घटना का कारण ये था कि धनराज यादव मृतक ने अपने भाई को इस बात के लिए मना किया था कि वो अपने घर में साउंड बॉक्स को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर तेज आवाज में ना बजाए। इसी छोटी सी बात को लेकर के वो अपने घर से टंगिया लाया। मृतक की पत्नी ने देखा था और मृतक और आरोपी के पिता ने भी देखा था। तो माननीय न्यायालय में हमने FSL रिपोर्ट का भी एक सहारा लिया, जिसमें मृतक के कपड़े, प्रार्थी के कपड़े और आरोपी के कपड़े, इनके कपड़े में मिले ब्लड जो है वो मैच हुआ। तो चश्मदीद गवाह के बयान के आधार पर और FSL रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी बसंत यादव को धारा 302 में आजीवन कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। जिले के कृषकों हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री तथा खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुए जिले के निजी एवं सहकारी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर कृषि अधिकारियों ने हथखोज स्थित मिश्रित उर्वरक निर्माण फैक्ट्री मेसर सुहाने एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत मिश्रित उर्वरक निर्माण फैक्ट्री से निर्मित उर्वरक का नमूना लिया जाकर गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में प्रेषित किया गया। निरीक्षण के दौरान मिश्रित उर्वरक निर्माण फैक्ट्री में 10 वर्ष पुराना कच्चे सामग्री का उपयोग एवं भंडारण पाया गया, जिससे निर्मित उर्वरकों की गुणवत्ता में कमियां सुनिश्चित है तथा निर्माण संबंधी संधारित स्कंद पंजी एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन नहीं कराने के कारण संबंधित निर्माता कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही समयावधि में समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा उर्वरक आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत मिश्रित उर्वरक निर्माण फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक कृषि द्वारा निर्माता को उर्वरकों की अच्छी गुणवत्ता युक्त आदान सामग्री का निर्माण एवं सूखे हवादार जगहों पर नियमानुसार उर्वरकों का भंडारण करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। श्रावण मास में सावन महीने के अंतिम सोमवार को दुर्ग शहर में पहली बार शिव भक्त भगवान महाकाल की पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए। दुर्ग शहर में सावन महीने के अंतिम सोमवार को शिव आराधना के साथ साथ बाबा महाकाल की पालकी यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए। सवारी मार्ग पर भक्तों ने जयकारे के साथ भगवान महाकाल पर पुष्प वर्षा की। पालकी के साथ पुजारी, पुरोहित और भजन मंडली की टोली भी चल रही थी। डमरू, झांझ, ढोलक बजाते भजन मंडली के भक्त जयकारे लगाकर भगवान महाकाल का गुणगान करते चल रहे थे। महाकाल के राजा स्वरूप श्री चंद्र मौलेश्वर की पालकी पटेल चौक से आरंभ होकर राम जानकी मंदिर, चंडी मंदिर, पंचमुखी मंदिर, तमेरपारा, मान होटल, फूल मार्केट तथा दुर्ग के अनेकों स्थान से
गुजर कर वापस पटेल चौक लौटी। पालकी यात्रा का मंदिर प्रवेश होने के उपरांत महाआरती का आयोजन भी रखा गया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरजाधाम दशहरा मैदान आजाद चौक रामनगर स्थित मंदिर में रुद्राभिषेक एवं भस्म आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके पूर्व सुरभि मानस परिवार भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। सावन माह के अंतिम सोमवार को शहर के सभी शिवालयों, मठ मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। सभी शिवालयों में धार्मिक अनुष्ठान पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुए। इसी कड़ी में गिरजाधाम दशहरा मैदान आजाद चौक रामनगर में सोमवार ब्रह्म मुहूर्त को रुद्राभिषेक एवं भस्म आरती का आयोजन हुआ। रुद्राभिषेक एवं भस्म आरती में शामिल होने सैकड़ों की संख्या में भक्त गिरजाधाम पहुंचे। मंदिर परिसर में विगत 26 अगस्त से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कलश यात्रा, अखंड ओम नमः शिवाय जाप आदि प्रमुख रहे। रविवार रात सुरभि मानस परिवार भजन मंडली द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गईं। रुद्राभिषेक के पश्चात महाभंडारे का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में शामिल माताओं एवं बहनों के लिए सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रतिभागियों को दिए गए। आयोजन की जानकारी आयोजक राजकुमार साव और प्रमोद शाह ने दी। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था हमारा। ये शिव बजरंग दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान और ASBS फाउंडेशन के द्वारा 26 तारीख को जो है कलश यात्रा यहाँ से निकाला गया, जिसमें कि महिलाएं 500, बच्चे और कलश उठाए थे। बच्चे लोग और महिलाएं लोग कलश का जो है डिजाइन करके लाए थे। हम लोग एक प्रतियोगिता रखे थे कलश के लिए, उसमें प्रथम और द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विशेष दिया गया है। अब बाकी जितने कलश थे सबको एक सामान्य पुरस्कार दिया गया, जिससे कि बच्चों में उत्साह रहे कि हमने अगर कुछ कला किया है तो उसका प्रोत्साहन मिला है। और कल रात को संध्या कार्यक्रम था भजन कीर्तन का, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर उपस्थित हुए और बहुत अच्छे से आनंद लिए। और रात में भस्म आरती, ये द्वितीय साल है। जैसे उज्जैन में भस्म आरती होता है, उसी तर्ज पे हम लोग करने की कोशिश किए हैं और काफ़ी ही इसमें सफलता मिला है। 60 जोड़ों को हम लोग बैठाए थे जो रुद्राभिषेक के लिए, भस्म आरती के लिए। और ये कार्यक्रम आज सुबह 3 बजे से शुरू हुआ था, 6:30-7 बजे समापन हुआ।
हमारे वार्ड 19 और वार्ड 26 के जनता बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आगे भी हम लोग इसको बढ़ाते रहेंगे। गौरतलब है कि गिरजाधाम दशहरा मैदान आजाद चौक रामनगर स्थित मंदिर में आयोजन का यह दूसरा वर्ष है। धार्मिक आयोजनों में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार की गारंटी कार्ड का वितरण दुर्ग के समस्त वार्डों में लोगों तक पहुंचाने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, यूथ विंग रजत पांडे एवं लक्ष्य निर्मलकर सहित अनेकों पदाधिकारी गण तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जनता तक पहुंचाने का कार्य किया गया। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मुद्दा गर्माता जा रहा है, अनेकों पार्टी के पदाधिकारी आगे आकर दावा कर रहे हैं। पार्टी के कार्य को जनता तक पहुंचाने कार्यकर्ताओं में कार्य गति तेज हो चुकी है। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होते आया है। राज्य गठन के बाद से हुए 4 चुनाव में जहां 3 बार भाजपा को जीत मिली, वहीं एक बार कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। इसके बावजूद तीसरे दल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी राज्य में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें केजरीवाल सरकार की अनेकों गारंटी शामिल हैं। इसे लेकर दुर्ग लोकसभा के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. अग्रवाल ने जानकारी दी। आज आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले हैं। विगत पिछले कई दिनों से हम लोग हर घर में जाकर केजरीवाल द्वारा दिया गया गारंटी कार्ड, केजरीवाल जी पिछले हफ्ते रायपुर आए थे और उन्होंने 9 गारंटी छत्तीसगढ़ वासियों को दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गारंटी है हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता। जब तक रोजगार उनको नहीं मिलेगा तब तक 3,000 रुपये महीना उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 10 लाख नए सरकारी पदों का सृजन किया जाएगा। हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा और नवंबर तक जो भी बकाया बिजली बिलों का वो माफ किया जाएगा। उसके पश्चात हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है उनको 1,000 रुपये महीना उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जिस प्रकार से दिल्ली शिक्षा मॉडल के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी हम विश्व स्तरीय स्कूल बनाएंगे। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, इस प्रकार से अनेक गारंटी उन्होंने दी है, जिसमें पुलिस कर्मियों के लिए अगर वो शहीद होते हैं ड्यूटी के दौरान तो उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इन सभी गारंटी को हम घर घर पहुंचा रहे हैं और हमें जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। आज हम वार्ड नंबर 9 गिरधारी नगर और वार्ड नंबर 7 शिक्षक नगर हमने शाम को कवर किया। आज सुबह हमने शंकर नगर भ्रमण किया और करीब 1,000 घरों में आज हमने जनसंपर्क किया और हमें जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। छावनी चौक से वैशाली नगर के बीच बने गौरव पथ में कैंप 1 वार्ड नंबर 29 वृंदानगर गौरव पथ के समीप नालियों में हुए अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। दुकानदारों और रहवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाकर नालियों में वर्षों से जमे कचरे और गंदगी को बाहर निकाला गया। वैशाली नगर गौरव पथ के किनारे स्थानीय रहवासियों और दुकानदारों द्वारा निकासी के लिए बनाई गई नालियों पर अतिक्रमण कर स्लैब ढाल दिया गया था, जिससे गंदे पानी की निकासी बाधित होने के साथ यहाँ वर्षों से जमा हुआ कचरा लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ था। नालियों की सफाई नहीं होने से यहाँ बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ था। वहीं नालियों पर अतिक्रमण किए दुकानदार अपना कब्जा हटाने को तैयार नहीं थे। इसे देखते हुए वृंदानगर वार्ड 29 के पार्षद संजय सिंह द्वारा घर घर जाकर और कब्जा किए दुकानदारों के संस्थानों में जाकर उन्हें कब्जा हटाने की समझाइश दी गई और इस कार्य में अपना सहयोग देने की अपील की गई। इसके फलस्वरूप गौरव पथ से लगे दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के समीप नालियों पर बनाए गए अतिक्रमण को हटाने सहमति प्रदान की गई, जिसके बाद सोमवार को नगर निगम जोन 2 कार्यालय का अमला पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचा और नालियों में हुए अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़कर नालियों की सफाई की गई। सफाई के दौरान कई ट्रकों में गंदगी और कचरे को भरा गया। नालियों की सफाई होते ही गंदे पानी की निकासी होनी भी आरंभ हो गई। मौके पर मौजूद कार्य की जानकारी नगर निगम वार्ड 29 के पार्षद संजय सिंह ने दी। ये पूरा सफाई हो रहा है, 10 सालों से सफाई नहीं हुआ था वार्ड 29 में और लोगों द्वारा अतिक्रमण हो गया था पूरे वार्ड में, लेकिन अभी लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, निगम से भी सहयोग मिल रहा है। पूरा कचरा आप देख सकते हैं चारों तरफ, 10 साल 12 साल से कभी सफाई नहीं हुआ था। आज सभी का सहयोग के साथ पूरी सफाई हो रही है। नहीं, हमारे वार्ड के अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे पूरा सहयोग मिला उनके सहयोग से इतना बड़ा काम हो रहा है। गंदी नालियों में घुसकर सफाई कर रहे सफाई कर्मचारियों को सफाई ठेका कंपनी द्वारा
किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए हैं, जिससे गंदगी में लंबे समय तक रह रहे इन कर्मचारियों की बीमारियों की चपेट में आने का अंदेशा बना हुआ है। सफाई कर्मचारियों के पास न तो दस्ताने हैं और न ही ग्लव्स। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी यह सब देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन और श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में भिलाई निवास में व्याख्यान, परिचर्चा, काव्य पाठ और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे अतिथियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से विभिन्न सामाजिक कार्यों में अग्रणी श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा भिलाई निवास सिविक सेंटर में बहुमत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्याख्यान, परिचर्चा, काव्य पाठ की प्रस्तुतियां दी गईं। लोक संस्कृति और हमारा जीवन में व्याख्यान राहुल सिंह द्वारा दिया गया। सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विषय पर अशोक तिवारी ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। वहीं कविता सत्र में नीरज मंजीत, समीर दीवान, देवेंद्र गोस्वामी, राजेश गनोदवाले, श्वेता उपाध्याय, वसु गंधर्व ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के शुभारंभ के पूर्व श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। संस्थापक डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने आयोजन को लेकर उपस्थित जनों को जानकारी दी। सम्मान सत्र के लिए अध्यक्ष मंडल में सुनीता वर्मा, नरेंद्र कुमार बंछोर और सीमा श्रीवास्तव शामिल हुए। व्याख्यान, परिचर्चा, काव्य पाठ और सम्मान समारोह के लिए बहुमत के अध्यक्ष विनोद मिश्र, श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, बहुमत के सचिव मुमताज और श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की सचिव जसबीर कौर द्वारा व्यापक रूप से तैयारी की गई थी। आयोजकों द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत कर उपस्थित लोगों से उनका परिचय कराया गया। बहुमत के आयोजन की जानकारी सम्मान सत्र के अध्यक्ष मंडल के सदस्य नरेंद्र बंछोर और श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने दी। साहित्यिक आयोजन समिति और बहुमत की तरफ से फाउंडेशन जिसमें लोक संस्कृति और जीवन आधारित व्याख्यान हुए और दोनों व्याख्यान बहुत ही प्रभावशाली थे, क्योंकि जीवन में हम लोग हमेशा लोक संस्कृति की चर्चा करते हैं। ये नहीं समझते कि तो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हम पुरातन काल से लेकर आज तक अपने जीवन में जो भी आमूल परिवर्तन हुए, जो भी संस्कृति में परिवर्तन हुए, उसके कारक भी हम ही हैं और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का भी प्रयास हम सब कर रहे हैं। तो ये आज जो परिचर्चा हुई, श्री राहुल कुमार सिंह जी, श्री तिवारी जी, दोनों ने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया। और मैं क्योंकि इस्पात बिरादरी में आज नौ नगरी में साहित्य पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि आज व्हाट्सएप की दुनिया, मोबाइल में आजकल व्हाट्सएप पर चर्चा किया करते हैं, चैट चलता है। लेकिन इस तरह के साहित्यिक आयोजन इस भिलाई बिरादरी को एक नई आयाम देने में प्रभावशाली होना है। पहले तो मैं बहुमत का और चतुर्भुज फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये प्रयास, उनका एक ऐसा प्रयास है जो भिलाई को हमेशा जीवंत बनाए रखता है। बुद्धिजीवियों की नगरी है ये, तो इस आयोजन का मैं यही उद्देश्य चाहता हूँ कि इस आयोजन से अपने साहित्य को जो करते हैं उनका सम्मान करते हैं। अभी कवि सम्मेलन चल रहा है, उसका उद्देश्य है कि जो कवि हमारे बीच में है और जिनको हमने ठीक है किसी न किसी माध्यम से सुना, लेकिन उनको सामने सुनना एक साक्ष्य होता है। हम लोग पिक्चर जाकर थिएटर में, सिनेमा घर में देखें और घर पर देखें, दोनों अंतर होता है। तो ये हम एक समूह के साथ, वो समूह जो आज समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप यह नहीं पता पाएंगे किस जाति के, किस धर्म के लोग, हम सब भिलाई के लोग आनंद लेते हुए। और इस आनंद का फायदा ये है कि हमारे जो आया में जीवन में बहुत सारी चीजें हम अपने एक होता है कि आज की तारीख में वास्तविक लाइफ में सकते, उससे हम लोग साहित्य के साथ जुड़े हैं। इस समूह के बीच में आकर लगता है कि हम सबको अपनी संस्कृति को अच्छू बनाए रखने के हमने जो देखा है, क्योंकि आज की परिचर्चा में आया जरूर कि हम उन चीजों को जब गांव में रहते थे, ये शहर थे नहीं, शहर को हमने शहर बनाया, तो गांव की लोक संस्कृति है, वहाँ की जो विरासत हमको मिली थी, हम उसको जब छोड़ते चले गए। लेकिन वापिस उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो हमको जोड़ लेती कहीं ना कहीं से। और एक बात और अच्छी लगी कि हमारे बहुत सारे
पूर्वज से जुड़े हुए जो लोग थे, जो मतलब भारत से आज से 100 साल 200 साल पहले भी चले, तो जहाँ भी है वो अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं, उसको अच्छी बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये संस्कृति हमको आने वाली पीढ़ी को देनी है। आने वाली पीढ़ी को किताबों के माध्यम से देना उचित नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी को हम अपने परिवार में, समाज में जहाँ रहते हैं, अपनी संस्कृति को, हमारे खान पान हमको विरासत में मिला, हम उसको आगे पहुँचाएं। क्योंकि हो सकता है आज भागदौड़ की दुनिया में उतना समय ना निकलता हो, लेकिन वो जमीन पर बैठकर खाना खाना और उस तरह से जो आचार व्यवहार होते थे, समाज के लोग बुलाए जाते थे, उनको बुलाना, उसको बुलाने का उद्देश्य होता था कि चाहे वो आज शादी ब्याह की बात करें या हमारे यहाँ किसी का मृत्यु हो जाता है या जो भी और कार्यक्रम होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है? इस उद्देश्य का होता है कि हम उन्हें पुराने चीजों को जोड़ कर रखें। और जितनी संस्कृति की बात है कि भिलाई इस्पात संयंत्र काफी प्रयास किए हम लोग यहाँ पर CSR के माध्यम से ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ अंचल के जितने भी संस्कृति से जुड़े हुए, क्योंकि गाँव में बहुत सारी हर जगह पर अलग संस्कृति, आप रायपुर में देखेंगे कुछ अलग मिलेगा, बस्तर जाएंगे तो कुछ अलग मिलेगा, तो उसको अक्षुण्ण में रखना। उसमें संगीत भी है, वाद्य यंत्र भी है, कवियों की वो भाषाएं भी हैं जो हमेशा रही, तो इन सबका एक मिश्रण हमको सुनने को मिलता है। ये आज का प्रयास, अच्छा प्रयास। मैं पुनः मोहम्मद को और चतुर्भुज फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि स्लो लर्निंग में इस ऊर्जा का पुनः संचार किया। मैं सबसे कहता हूँ कि चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन किसी एक परिपाटी में, किसी एक परिचर्चा में बसती नहीं। जब समाज की चीजें इतनी गत्यात्मक है, परिवर्तित है, तो कैसे एक संस्था अपने आप को एक सीमा में बांध के रख सकती है? निश्चित रूप से मेरे कार्य का दायरा भिलाई में वरिष्ठ जनों के बीच है, किंतु क्या इन वरिष्ठ जनों के बच्चों को उच्च शिक्षा देना, विविध कार्यक्रमों, विविध परीक्षाओं के लिए तैयार करना फाउंडेशन का प्रयास नहीं होना चाहिए? जहाँ फाउंडेशन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी है, क्या फाउंडेशन का प्रयास या नहीं होना चाहिए कि यह उन लोग को आपस में जोड़े जो कहीं ना कहीं से यहाँ आकर इसे मिनी इंडिया, मिनी भारत बनाते हैं? भिलाई का हमेशा से गर्व यह रहा है कि यहाँ विभिन्न समाज के लोग आकर के रचते हैं, बसते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। आज फाउंडेशन की तरफ से यही प्रयास किया गया है कि इन परिचर्चाओं के माध्यम से, इन काव्य गोष्ठियों के माध्यम से हम बता सके कि किस तरह बुद्धिजीवियों की आज हमारे समाज में उस तरह की स्वीकार्यता है, भिलाई समाज इसको समझता है और इन्हें स्वीकार करता है। बहुमत के आयोजन में काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। वक्ताओं की प्रस्तुतियों की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। टेस्ट ट्यूब भिलाई सेंटर की नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी का एक खास कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे साथ टेस्ट ट्यूब सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा, जो कि एक बांझपन विशेषज्ञ है। डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि कैसे रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से बांझपन का इलाज संभव है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर राजेश सिन्हा, जो कि सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, साथ ही डॉक्टर जितेंद्र देवांगन और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर केसी भगत शामिल थे। नमस्कार, मैं शाहीन। आज हम एक सृजन टेस्ट ट्यूब भिलाई सेंटर के नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी में आप सबका स्वागत है और एक खास कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साईं। डॉक्टर संगीता सिन्हा मैम सृजन टेस्ट ट्यूब भिलाई सेंटर की डायरेक्टर हैं, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यानी कि बांझपन विशेषज्ञ है, फॉक्सी भिलाई की प्रेसिडेंट भी हैं और एक रोबोटिक कंसल्टेंट है। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो मेरे सामने एक वर्ड आया है अभी, रोबोटिक कंसल्टेंट, प्लीज बताएं दर्शकों को कि ये रोबोटिक कंसल्टेंट क्या है। नमस्कार व्यूअर्स, दोबारा आपका वेलकम है नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी ऑफ सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, and thank you Shaheen for coming and sparing your valuable time. Basically I am an infertility specialist, पर I don't know, मेरे दिमाग में एक चीज़ ये ध्यान में ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर जो नई चीज़ आ रही है उसको इनकम्प्लीट सर्जरी इज़ ए एडवांस वर्जन ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसमें बहुत सारे काम जो है, जैसे मैं यहाँ चेयर पे बैठी हूँ और मेरे पास कंसोल, जैसे आपके पास कंप्यूटर होता है, आप यहाँ प्रेस करते हैं और वहाँ पे चीज़ें चलती हैं। सेम इज़ लाइक एक रोबोटिक सर्जरी में आप कंसोल के थ्रू आप काम कर सकते हो, आप इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। चीज़ें हम जो चाहते हैं वो वही होती है, पर द वन एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट रोबोटिक सर्जरी में जैसे हमारा हाथ जो है बस ऐसे ही मूव कर सकता है, रोबोट है जो 7 डिग्री मूवमेंट्स, तो बहुत बार ऐसे काम करना चाहते हो, बहुत डेप्थ में काम करना चाहते हो। सो दिस इज़ ए एडवांस वर्जन, मोर डिफिकल्ट सर्जरी, more finer thing can be done with a robotic surgery, but I've just started learning.
मैं बिल्कुल इन्फेंट फेज में हूँ, मैं एक फेलोशिप कोर्स कर रही हूँ। उससे होपफुली इन लॉन्ग रन जैसे बहुत बार, और हम लोग उसको लैप्रोस्कोपिक से रिकैनुलेशन करते हैं। रोबोट से इट विल बी मोर ईजियर, मोर फाइनर एंड मोर प्रिसाइज, बिकॉज मेरा हाथ भी ऐसे ही घूमता है, रोबोट का हाथ ऐसे भी घूमता है ऐसे, सो इट हैज 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अभी आपने कहा अभी आप उस चीज़ के लिए स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। हाँ, डेफिनेटली। शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। Thank you, हम Sahin। चाहेंगे कि आप इस पे स्पेशलिस्ट हो जाएं। Thank you, Sahin। हम आते हैं मैम इनफर्टिलिटी, जो कि हमारा आज खास हम जिस कार्यक्रम के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैम बताइए, बांझपन है क्या? देखो साइन, बीइंग इनफर्टिलिटी में मतलब लाइक ऑब्स्टिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हुए तो काफ़ी साल हो गए, इसलिए मैं 30-35 ईयर्स प्योरली इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस आई थिंक मैं 17 ईयर से कर रही हूँ। एक्चुअल प्रैक्टिस 15 साल से बोले, 2 साल ट्रेनिंग रही वारविक और बहुत सारी जगहों में, गंगाराम हॉस्पिटल, यूके एंड ऑल। तो भी अब उस दौरान से लेकर इस दौरान तक इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बांझपन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रीजन क्या हो रहा है, जैसे आपने पूछा बांझपन क्यों, क्या, किस लिए, उसका कारण क्या है? एग्जैक्टली देखिए, जैसे जैसे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा, लेट मैरिजेस हो रही, इन्फेक्शंस हैं, कोविड हैं, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस जो हमारे बाकी इन्वायरमेंट को हैम्पर कर रहे हैं, हमारे नेचुरल लाइफ से अफेक्ट हो रहे हैं। तो लेट मैरिज, अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना, ये सारी चीज़ों की वजह से अंडे की क्वालिटी घटती जाती है, एग्स की क्वालिटी कम होती जाती है। तो एक ओवेरियन फैक्टर होता है कि अंडे अच्छे नहीं बन रहे या अंडे के नंबर्स कम हो जा रहे हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर, ओवेरियन फैक्टर हम लोग बोलते हैं। दूसरा एक है कि ट्यूब्स का इन्फेक्शन, हालांकि आप देखेंगे कि ये कम है ग्रेजुअली, इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन द रूरल एरिया, या पहले जहाँ ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस ज़्यादा होता था, इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन की चीज़ें ज़्यादा होती थी, ग्रेजुअली कम है, डिजीज लेस। तो एक ट्यूबल फैक्टर जो मैंने अभी बताया कि किसी की ट्यूब्स में कोई है, एग्जैक्टली। लेकिन अब एक चीज़ ये हो के आ रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, री मैरिज, एक बच्चा हो गया, एक शादी हो गई, आपने ट्यूब क्लिप करा लिया था, अब आपको दूसरी शादी करी आपने और दूसरे बच्चे की चाहत है, तो बहुत बार ट्यूब्स इतनी ज़्यादा सिकुड़ जाती या कट जाती तो हमारे को फिर IVF करना पड़ता है। तो एक ओवेरियन फैक्टर है, एक ट्यूबल फैक्टर है, और तीसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि स्पर्म काउंट्स। डेफिनेटली स्पर्म काउंट्स जो है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोले, मॉर्फोलॉजी बोले, मोटिलिटी बोले, बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम चेक करते हैं, उसका इंसिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगेन इफ यू कैन से एजिंग, इन्फेक्शन, लेट मैरिज, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड बैड हैबिट्स, दिस इज आपने जो अभी एक्स की बात की, वो हम उसको कब तक, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो किस एज तक सेफ रहती है, उसके बाद जो क्वालिटी उसकी घटती चली जाती है, वो एक ड्यूरेशन रहता है, वो एक एज रहती होगी जब तक हम उसको मतलब हम कंसीव कर सकें, उस एज तक के क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम आई थिंक अभी सबको, एक बार मैं भूल गई थी, चंद्रयान 3 के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, है ना, हमारा भी डंका बज रहा है पूरे यूनिवर्स में, है ना। तो देखिए, वी आर बीइंग मोर डेवलप, मोर यू कैन से मोर पावरफुल, मोर गैजेट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हम जो है एडवांस हो रहे हैं, लेकिन हम नेचर को बदल नहीं पा रहे। हम 30 इयर्स की लेडी की एग्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, पर 35 इयर्स की लेडी की एग्स की क्वालिटी को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे जो एक भगवान की बनाई हुई जो भी चीज़ें हैं कि एग्स की बेस्ट क्वालिटी 24, 25, 26, 28, आफ्टर 35 इज़ गोइंग टू डिटोरिएट। पर जैसे मैंने आपको बताया, एडवांसमेंट है ना, नई टेक्निक्स, तो एडवांसमेंट है, नई टेक्निक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस नई टेक्निक से क्या है कि हम उस एक्स को 30 साल वाले एक्स को हमने फ्रीज कर दिया और उसको 35 साल में यूज़ किया, इतना ही एडवांसमेंट हम कर पाए, पर जो जनरल बॉडी की फिजियोलॉजी उसको हम चेंज नहीं कर पाए। सो इफ़ एनीबडी वांट्स टू बी प्रेग्नेंट, द बेस्ट एज इज 24, 25, 26, 27, 28, लेस देन 30। आफ्टर 35 इट डिटोरिएट्स, पर अभी 24, 25 में नोबडी इज़ रेडी टू गेट मैरिज। एंड तो अब वो 30 में शादी करते, 32 में
इस वजह से इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स या IVF या IUI ये सारी चीज़ों की बढ़ गए इंसिडेंस। अच्छा, जो फ्रीजिंग की बात आपने अभी की मैम, उसको हम और कितने समय तक रख सकते हैं फ्रीज करके? देखो जैसे ये चीज़ें आपने फ्रीज करी तो यू कैन कीप इट लाइक लाइफ लॉन्ग, बोलना तो मुश्किल होगा, आराम से 20 साल तक। पर अगेन यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। जो लिक्विड नाइट्रोजन -120 डिग्री सेंटीग्रेड -160 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो फ्रीज होता है उसका एक चैनल प्रॉपर मेंटेन करना होता है। द कपल्स हैज़ टू कम, और इफ द लेडी ने अंडे फ्रीज कराए तो सी हैज़ टू कम ईयरली एंड गिव द अटेंडेंस एंड ऑल, पर ये लंबे समय तक फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दी मैम आपने जो एक ट्यूब के बारे में जो बताया कि अगर मान लो वो नली बंद हो जाती है महिलाओं में, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा, उसे कैसे खोलें फिर से, या फिर उसका क्या इलाज है? देखिए, नली या लेमन, फैलोपियन ट्यूब या बीजवाहिनी अंडे को ट्रैवल करके वो यूट्रस में पहुंचाते हैं। तो अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो गई और उसने क्लिप करा लिया, बाद में कुछ ऐसे उसके हादसा हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो गई, पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं बहुत बार बच्चे भी बहुत गए, तो उसमें अब नली की एक लेंथ देखनी होती है कि हाउ मच इज़ द रिमेनिंग लेंथ। जैसे आप सोचो कि जैसे मैंने इस कपड़े को जोड़ दिया तो डेफिनेटली यहाँ गांठ तो आ जाती है, पर मेरे को एप्रोप्रिएट लेंथ चाहिए। सो अगर फिलिपियन ट्यूब की एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है एंड इफ़ द रिमेनिंग लेंथ इज अराउंड 7 सेंटीमीटर, तो हम उसको जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी इज़ द बेस्ट वन, और जैसे मैंने आपको बताया, इफ सीन वी आर लर्निंग द रोबोटिक वन, तो 7 डिग्री मूवमेंट्स आप कैसे भी, तो वहाँ पे और फाइन चीज़ें होंगी। मोस्टली ये जो लाइगेशन होते हैं वो सिजेरियन के बाद होते हैं, ट्यूब्स में स्वेलिंग होती, लेंथ कम हो जाती। तो अगर ये लेंथ कम है तो सेकंड ऑप्शन होता है कि आप टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया की तरफ जाएं। यहाँ पे हम ट्यूब को बाईपास कर लेते हैं, अंडे को निकाला, स्पर्म से मीटिंग कराई और सीधा यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया। तो किसी का अगर ट्यूब लाइगेशन हो गया है तो वन ऑप्शन इज़ लाइक रीकैनलाइजेशन, ट्यूब्स को दोबारा जोड़ना, अगर वो नहीं होता तो IVF के लिए जाना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटीज़ के इस प्रोग्राम में। सर मैं ये जानना चाहूँगी, मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूँ कि डॉक्टर केसी भगत एक साइकोलॉजिस्ट हैं और पिछले 2-3 वर्षों से सृजन टेस्ट ट्यूब में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्लस इनका अपना एक क्लिनिक भी है प्रियंका कॉम्प्लेक्स में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं सर सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर कोई महिलाएं बांझपन से अगर ग्रसित हैं या फिर उनका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका, मतलब एक काउंसलर के एज अ काउंसलर आप उसे कैसे काउंसलिंग उनकी करेंगे जिससे उनके मन स्थिति पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आए कि वो उस चीज़ से निकले, उभरे? लेकिन सबसे पहली बात तो जहाँ किसी स्त्री को ना 5 पर संबोधित भी कर देते हैं तो वही एक मेंटल का ये रहता है ना, वो काउंट हो जाता है। तो हमको तो सबसे पहले उसको सबको बताना ही चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और उनको जो ये है कि देखिए हर महिला जब भी शादी होने के बाद सबसे पहले अगर उनको प्रेशर रहता है तो वही रहता है कि एक महिला के ऊपर, पुरुष से तो महिला के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाता है, खासतौर से अगर वो जॉइंट फैमिली में है और हाउस वाइफ है जी, तो उसको बिल्कुल बोलना शुरू हो जाता है कि सब करते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली। नॉर्मली हम भी अपने दोस्तों को बोल रहे करते हैं यार आगे क्या है, क्या करते हैं तुम्हारे घर, तो ये चीज हमारे कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ से अगर महिला को प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल से जहाँ ज्यादा हुआ एक महिला के ऊपर मेंटल प्रेशर अपने आप बन जाता है। प्रेगनेंट नहीं हो पाई, मेरे को बहुत सारे कहीं कॉम्प्लिकेशन से मिलते हैं या मेल को या फीमेल को, तो वहाँ अब वो चेकिंग करते हैं। अब वहाँ से शुरू करते हैं डॉक्टर से मिलना, जानकारी इकट्ठा करना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो वहीं से ही मेंटल सेटअप जो है आपका डाउन शुरू होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपर नींद नहीं आना, डायबिटीज का इधर में गोली खाना, तो सब असर होता है। मेन जो आपका थॉट है वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर ब्रेन से हेल्दी है तो वो अपने बॉडी के साथ खुद अपनी बॉडी को रख सकता है। और इसका तो सीधा संबंध है, आप लोगों को पता होगा जहाँ भी लड़कियों में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आता है, उसके जो मेंटल होते हैं उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। सबसे पहले वही उनकी डामाडोल होती है, वहाँ से समझ में आता है कि मेंटल स्ट्रेस कितना इफेक्ट पड़ता है उसकी गर्भवती होने में, है ना। तो हम वहाँ पे जब स्टेज कोई महिला आती है हमारे खास में, हमारे यहाँ मैम के यहाँ जो मैंने केस देखे हैं
जितने गर्मियों में आते हैं उनको हम सबसे पहले जितने फैमिली तरफ से कैसा सपोर्ट है, किस ढंग से उनको मेंटल रूप से हेल्दी रखा जा रहा है। साथ में लाइफ पार्टनर जो उनका हस्बैंड है वो उनसे जितना बिलीव करता है, वो उनके साथ कितने अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ के साथ उनके लाइफ के साथ किस ढंग से उनको हो रहा है, क्या चीजें हैं। क्योंकि देखिए एक चीज कोई एक फैक्टर किसी इंसान को इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे कारण होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कारण होते हैं। तो सारे कारण से सारे चीजें जो उनके अंदर होती है उन सब से उनसे बात करते हैं और उन सब को हम लोग ना धीरे धीरे कैसा करते हैं, निकालते हैं उनके मन। जैसे जैसे उनके मन सारी चीजें निकलना शुरू होती है वो अपने आप से शुरू होती है। उनका नींद अच्छा होता है, नींद जहाँ अच्छी हुई तो खान पान अच्छा हो जाता है। वहाँ से फिर जो है उसके लिए जो सारी चीज कोशिश करती है उसमें वो सपोर्टिव होता है, बहुत पसंद करता है कि जहाँ से मैं जो के साथ करते हैं काफी फर्क आया है, जहाँ तक मैंने सुना है और जानता है ना, तो बिल्कुल इसका इफेक्ट बहुत गहरा है और इसका हमारा जो ये बहुत मायने रखता है सिर्फ उन्हीं के एक तरीके। अच्छा सर, इसमें कितनी प्रतिशत सफलता मिल सकती है मनोविज्ञान को, और मतलब किस हद तक इससे उभर पाती है महिलाएं? जी प्रॉपर वे पे उनके साथ कॉमनली करते ही है, लेकिन 1-to-1 काउंसलिंग हो जाए तो रिजल्ट सीधा से जुड़ गए हैं तो ऑन करो बंद करो। क्योंकि महिलाएं अक्सर करके आपको बता दो उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर होता है घर की इज्जत को बचा कर रखना। जैसे शादी होता है ना, शादी होते साथ क्या बोला जाता है, जैसे करे बेटा हम तुम्हारे घर की इज्जत है वहाँ भी इज्जत बनाए रखना। तो वो जो प्रेशर है ना वही उनको ना वहाँ पे बहुत सारी चीजों को संभालने वो बोल नहीं पाते, ना ही अपने पार्टनर को बोल पाती है, ना ही अपने पेरेंट्स को बोल पाती है, ना ही किसी और को बोल पाती है। तो वो चीजें बंद करो वो कभी बोलते हैं आपकी जगह में जो भी है वो सारी चीजें निकालती है। धीरे धीरे डॉक्टर राजेश ने ज्वाइन किए सेंट्रल उसका नाम। एकदम हेल्दी हो जाती है। चलिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सर, मैं इंटरप्ट करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और एक खास जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर भगत, थैंक यू। एंड जुड़े रहेंगे कि कुछ सवाल भी हैं। और नेक्स्ट कौन जुड़ा है? डॉक्टर राजेश सिन्हा ना जी। इस अगली कड़ी में इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा सर। हेलो डॉक्टर सिन्हा, आर यू देयर? डॉक्टर राजेश सिन्हा सर, आप हैं वहाँ पे? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी में, इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर जितेंद्र देवांगन सर। सर सुन रहे हैं आप? सर एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट को आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे हमारे दर्शकों को? मैम जी। एम्ब्रियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी फीमेल के एक को निकाल के और एक पुरुष के शुक्राणु को लेके जी और जो उनको निषेचित करने की प्रक्रिया की जाती है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो फ्रूट माइनिंग जिसको बोलते हैं जी, वो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है जो एक आईवी प्लेट होती है उसके अंदर ये सारे काम किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के रूप में बोल सकते हैं कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत अनिवार्य है इस प्रक्रिया में। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस पूरी प्रक्रिया में किस हद तक के आपका योगदान रहता है इसमें? मैडम ऐसा है कि देखिए किसी भी फीमेल्स की मतलब बच्चे नहीं होते तो एक फीमेल जो मतलब पार्टनर के साथ अपने गायनेकोलॉजिस्ट या आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जी, तब उनको जब भी मतलब कोई भी प्रोसीजर करने से आईवीएफ के लिए अगर कोई टाइप होता है तो ऐसे ही मैडम जैसे स्टिमुलेशन वगैरह करती है, अंडे बनाने की प्रोसेस करती है, उनके बाद जो उनके अंडे मतलब शरीर से बाहर निकालते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तो हम उसको ऐसे ही नहीं रख सकते, उनको एक अत्याधुनिक लैब जो होती है एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें है जी, वहाँ पे उसके फ्रूट जो होते हैं उनको रखा जाता है। वहाँ से फ्रूट से हम लोग उनके फीमेल के जो फ्रूट निकले होते हैं उनको हम लोग सर्च करते हैं, उसमें अंडे जमने से पहले हमको कलेक्ट करना होता है सारी चीज़ें। हम माइक्रोस्कोपी से दूरबीन से हम उसकी परीक्षण करते हैं कि कितने हैं नंबर में, फिर उसकी सफाई होती है मशीन से सफाई होने के बाद उनको हम देखते हैं कि अब उसके बाद जो हमारे पास मशीन्स लगी हुई है, एक इंची मशीन लगी हुई है जो मोर देन 6000 मैग्नीफाई करता है, मतलब छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा देता है। तो हमको उनके अंडे के और शुक्राणु के दोनों के अंदर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब तो कहना चाहिए कि बनावट जो होती है
उन सब सारी चीज़ों को हम इजीली देख सकते हैं कितना अच्छा है कि नहीं है जी। वहीं से हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि ये एक की क्वालिटी ठीक नहीं है, इस वजह से इनकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। फिर हम लोग जैसे एक और शुक्राणु के दोनों की मशीन में सफाई करते हैं। मशीन में सफाई करने के बाद उनको फिर मीटिंग कराई जाती है। मीटिंग कराए जाने के बाद हम लोग जो हमारे एडवांस मशीन हैं उसमें हम लोग उसको रखते हैं 2 से 3 दिन, जिसमें वो फ्लोर बनता है। पहले निकलता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको सफाई करते हैं, फिर उसकी मीटिंग कराते हैं, नीचे चिक कराते हैं, फिर उसको नीचे चिक करा के हम लोग मशीन में रखते हैं, जो कि अंडे से भ्रूण में मतलब एक जीवित भ्रूण में कन्वर्ट होता है। उसमें 2 से 3 दिन कम से कम टाइम लगता है। उसके बाद कहीं जाके वो माँ के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट होता है, जिससे कि कपल्स प्रेगनेंसी आती है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को सर। So thank you, Mr. Jiten, and again I welcome you all. I think there is some technical glitch in the network issue. So again I welcome you all on the knowledge sharing activity of Srijan Bhilai Test Tube Center, and we had Dr. K.C. Bhagat, who is the psychologist of Srijan Bhilai Test Tube Center, Mr. Jiten Devangan, and I think Dr. Rajesh Sinha has joined. He is the andrologist of Srijan Bhilai Test Tube Center, and I request if Dr. Sinha are you there? डॉक्टर राजेश सिन्हा आप वहाँ पे हैं? हाँ प्लीज डॉक्टर सिन्हा, हमारी आवाज आ रही है आपको? आप अपना वीडियो ऑन कर लें सो दैट मिस्टर साइन इज देयर एंड सी सम क्वेश्चंस फॉर यू। इस कार्यक्रम की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी डॉक्टर राजेश सिन्हा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी में। सर कुछ सवाल हैं दर्शकों के। मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर राजेश सिन्हा सर एक सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। सर आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। सर सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल एक मेरे मन में है, जो बांझपन है सर, इनफर्टिलिटी, तो ये पुरुषों में भी क्या पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, बांझपन के जो कारण होते हैं जी वो इक्वल होते हैं मेल में और फीमेल में। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 40% अगर फीमेल रीजन है तो 20% मेल रीजन से 20% कंबाइंड या लो रीजन हो सकते हैं जी, ऑलमोस्ट इक्वल रीजन मेल में। तो केवल हमें जो समाज में या प्रचलित है कि केवल फीमेल को ही दोषी ठहराया जाता है, ऐसा नहीं है। पुरुष की उतनी दोषी है या उसको भी उतनी कर सकते हैं देखा जाए। सर इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं सर? पुरुषों में जो बांझपन के हैं वो कारण हम जान सकते हैं? हाँ, पुरुषों में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनका शुक्राणु नहीं बनना या शुक्राणु खराब होना, उनके उसको विकसित नहीं होना, इस तरह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं। उनका कोई पहले कोई ऑपरेशन होना जिसकी वजह से उनकी जो नली होती है शुक्राणु फ्लो होता है और वो तो उसमें बाधा पहुंचना या उसको ब्लॉक हो जाना, इस तरह के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डॉक्टर साहब एक मेरी क्वेरी थी कि लाइक वैरिकोसिल, व्हेन वी आर व्हिच वैरिकोसिल इज रियली वैरिकोसिल अफेक्टिंग द स्पर्म काउंट्स, एंड इफ इट इज देयर व्हिच वैरिकोसिल वी विल वांट टू ट्रीट? वैरिकोसिल एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो ब्रेन में होती है। वैरिकोसिल का मतलब होता है कि जो पेशी से जो वेन प्रोस्टम में जो वेन्स होती है वो डायरेक्ट हो जाती है, पीछे की तरफ फॉर्म हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या है, ब्लड का फ्लो वहाँ पे ज़्यादा होता है और उस ब्लड की फ्लो की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है और टेस्टिस का फंक्शन कम हो जाता है। तो टेस्टिस का फंक्शन कम हो जाता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन या भी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, एक कॉमन समस्या है। इसको जो वैरिकोसिल जो होती है उसको ग्रेड में देखते हैं, जो टेस्ट कराते हैं तो हमें पता पड़ता है कौन से ग्रेड का, ग्रेड 1, 2, 3। तो जब हाई ग्रेड के होते हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके स्पर्म कम होने का, और जिसमें स्पर्म होते भी हैं उनके भी फंक्शनल अच्छे नहीं होते। तो अगर हाई ग्रेड के है और पेशेंट के ग्रेड में अगर स्पर्म काउंट कम आता है तो उसमें वैरिकोसिल प्रॉब्लम होगा। अच्छा सर, मेरा भी एक सवाल है कि ये बिना सर्जरी के इसका इलाज संभव है? नहीं, वैरिकोसिल के लिए सर्जरी एक उपाय है कि वहाँ पे जब तक हम उसके गुस्से को हटाएंगे नहीं
तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम नहीं होगा, जब ब्लड का फ्लो कम नहीं होगा तो हीट भी कम नहीं होगा जी। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए तो सर्जरी करना होता है। नहीं, बहुत बार हमने देखा है डॉक्टर साहब कि ग्रेड 1 वैरिकोसिल में ऑपरेशंस करा के मरीज आते हैं, उनको ये एक विश्वास होता है कि उनके जो स्पर्म्स के काउंट या मोर्टेलिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपका इस पे क्या टेक होगा? हाँ, अगर वो समय से उसका इलाज करें, अगर उसका केसेस बिल्कुल ही खराबी हो गया है तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। नहीं, ग्रेड 1 वैरिकोसिल में भी हाँ, अगर जल्दी पेशेंट का ऑपरेशन करें, जब तक कि केसेस पूरा डैमेज नहीं हुआ है तो रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और ये इसकी सर्जरी जो होती है ओपन टेक्निक से भी हो सकती है, लेप्रोस्कोपी से हो सकती है। लेप्रोस्कोपी में काफी सिंपल ऑपरेशन होता है जो 10-15 मिनट का होता है, इजी ऑपरेशन करते हैं और पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो डेफिनेटली पेशेंट को बेनिफिट है तो और उसकी वजह से उसमें प्रकृति हो रही है, केवल प्रकृति के लिए नहीं, को वैसे भी अगर पेशेंट को सिस्टम हो रहे हैं जैसे पेन हो रहे हैं तो उसके लिए भी ऑपरेशन करे जाते हैं, या पेशेंट को कॉस्मेटिकली देखने जाते हैं तो उसके लिए भी ऑपरेशन करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया और एक बहुत बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अगेन आई थैंक्स साहिन एंड ऑल द व्यूअर्स जो कि इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए। दैट इज अ नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी ऑफ सृजन मिलाई टेस्ट बेबी सेंटर। सो आगे भी इस कार्यक्रम में हम आपको नई जानकारियां देते रहेंगे। सो वैरिकोसिल ऑपरेटेड व्हेन नॉट। थैंक यू डॉक्टर सिन्हा फॉर गिविंग द टेक। डॉक्टर केसी भगत, आपने स्ट्रेस से इनफर्टिलिटी का क्या रोल है उसके लिए आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मिस्टर देवांगन, हाउ टू डू यूज द स्पर्म्स एंड एग इन द लैब। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एनी कुछ भी क्वेरीज है आप हमारे फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम पेज में जुड़ सकते हैं। एंड अभी कार्यक्रम को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीक वी विल अगेन विथ यू इन अ नॉलेज शेयरिंग एक्टिविटी। एंड आई वंस अगेन थैंक्स साहिन फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम एंड कंडक्टिंग सो वेल। एंड सो थैंक यू ऑल एंड थैंक्स व्यूअर फॉर द सेम। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, जय हिंद। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।